नमस्कार, तो मैं हूँ गामनी साथी और आज हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने सोपान ये अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान है। तो जैसा कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि सोपान के कौन से स्टेप को हमने पढ़ा था। तो सोपान के स्टेप 3 को हमने कंटिन्यू किया था। तो अब 4 को कंटिन्यू करते हैं। सोपान 4 स्टेप 4 इसमें है न्यायादर्श और प्रतिदर्श चयन। तो देख सकते हैं इस प्रकार है इसका। तो आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देख लें और नोट डाउन ज़रूर कर लें। अगर आपके लिए कुछ अच्छा हो रहे तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। तो देखते हैं न्यायादर्श या प्रतिदर्श होता क्या है इसके चयन। न्यायादर्श की परिभाषा देखते हैं। गुड और हैंड के अनुसार एक न्यायादर्श जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण समूह का एक निम्नलिखित प्रतिनिधित्व। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को जानना होता है, यानी कि समष्टि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रकार है। पहले हम ये भी जान लें कि समष्टि या जनसंख्या क्या है। ये क्वेश्चन है। यह उन इकाइयों का प्रतिवादियों का समूह है जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये आंसर है, देख सकते हैं। यहाँ शोध के अनुसार इकाई मनुष्य, घर, फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है। जैसे कि शोध कोई भी हो सकता है। इकाई के अनुसार मनुष्य कौन सी इकाई में है, घर में है, फैक्ट्री में है, कुछ भी, समथिंग, कुछ भी। यदि समष्टि की गणना की जा सके तो और इकाइयों को सूचीबद्ध भी किया जा सके तो उनको सीमित समष्टि कहा जाता है। यदि जनसंख्या जो है, संख्या बहुत अधिक है या जिसकी गणना ना की जा सके तो उसको असीमित समष्टि कहा जाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि जिसको गिना जा सके वो गणना के अनुसार है और जिनको न गिना जा सके वो सीमित है, असीमित है। यदि शोधकर्ता को समष्टि के बारे में प्रदत्त प्राप्त करना है तो इसे 2 प्रकार से किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक तो यह कि वह समष्टि की हर इकाई से प्रदत्त एकत्रित करें, जैसे कि, या फिर उसके लिए प्रदत्त विधि का प्रयोग करें। पहली विधि को जनगणना विधि कहा जाता है। इससे शोधार्थी का जानकारी सटीक, मतलब एकदम सटीक से मिल सकती है। सारांश से, पूरा निष्कर्ष के साथ कम, लेकिन इससे शोध की लागत बढ़ जाएगी और समय भी अधिक लगेगा। कुछ स्थितियों में जब तक हम प्रदत्त प्राप्त हो सके तो हो सकता है कि समष्टि की मूल विशेषता या विशेषताएं ही परिवर्तित हो जाएं, या फिर विशेषता परिवर्तित हो जाए या विशेषताएं ही परिवर्तित हो जाएं। इसलिए न्यायादर्श या प्रतिदर्श अधिक उपयोगी हो जाते हैं। न्यायादर्श को समष्टि का लघु प्रतिनिधित्वकारी कहा जाता है। लेकिन इसे संभव बनाने के लिए प्रतिदर्श चयन करने की निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि प्रतिनिधित्व होने का तात्पर्य है कि समष्टि को परिभाषित करने वाले गुणधर्म प्रतिदर्श इकाइयों में उसी अनुपात में उपस्थित हो जिस समानुपात में वे समष्टि से भी में प्राप्त की जा सका। जनसंख्या प्रचल की एवं न्यायादर्श सांख्यिकी कुछ इस प्रकार है। समष्टि के बारे में जो भी आंकड़ा या सांख्यिकी पहले से ही उपलब्ध होता है या फिर जिसकी हम उपकल्पना करते हैं, कल्पना के साथ उपकल्पना करते हैं, उसको हम प्राचल या जनसंख्या प्राचल, समग्र या समष्टि कहते हैं। जो सांख्यिकी या आंकड़ा हम न्यायादर्श के बारे में प्राप्त करते हैं उसको न्यायादर्श सांख्यिकी कहा जाता है। सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यों में
न्यायादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोध कार्य को पूरा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, अधूरा हो सकता है। न्यायादर्श संपूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें सभी अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिंब रहता है। न्यायादर्श का तात्पर्य संपूर्ण से अध्ययन के लिए ऐसी इकाई को पृथक करना है जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है तथा संपूर्ण की अपेक्षा छोटी है। न्यायादर्श प्रविधि जो है उसके साथ शोध कार्य करने के लिए व्यवहारिक तथा समय और धन की दृष्टि में उसके मितव्ययी बनाती है। न्यायादर्श चयन की आवश्यकता, नीड सैम्पलिंग देखते हैं इसकी आवश्यकता कौन कौन से हैं। अनुसंधान व्यय में कमी, ठीक है। न्यायादर्श का उपयोग उन सर्वेक्षणों में अधिक होता है जहां सीमित धन, समय, व्यक्तियों एवं साधनों में से एक जनसंख्या के विषय में किसी चर का मान प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ यदि सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया तो सीमित साधनों से सीमित समय में काम संपन्न नहीं होता है। दूसरा देखेंगे दक्षता में वृद्धि, ठीक। परिणाम एवं उसको प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यदि सभी इकाइयों का अध्ययन न करने से परिणाम में कुछ त्रुटि रह गई है तो भी व्यय में कमी हो जाने के कारण सर्वेक्षण की दक्षता बढ़ जाती है। परिणाम की शुद्धता अनिवार्य होता है कि किस प्रकार परिणाम सत्य असत्य के सटीक में है। सटीक परिणाम प्राप्त करना अनुसंधान में कार्यरत लोगों की कुशलता तथा उस पर निर्भर करता है। सभी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए मोस्ट आईएमपी है। अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं होगी जिन्हें सीमित साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि सर्वेक्षण दोषपूर्ण हुआ तो उसके अधिक इकाइयों के अध्ययन से त्रुटि में विस्तार ही होगा। न्यायादर्श की विधियाँ देखते हैं। न्यायादर्श में प्रतिनिधि का पर्याप्तता का गुण होने के लिए न्यायादर्श चयन की क्रिया को विशिष्ट विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि इन न्यायादर्श चयन विधियों को दो भाग में बांटा गया है, प्रायिकता या संभाव्यता न्यायादर्श। मतलब कि प्रायिकता कितना आशंका है कि ये आ सकता है। अप्रायिकता असंभाव्यता, ठीक। संभाव्यता प्रायिकता न्यायादर्श को देखते हैं जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन विधि को संभाव्यता न्यायादर्श कहते हैं। संभाव्यता न्यायादर्श के दो प्रकार है, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श और ये दूसरा है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, समूह न्यायादर्श। अब हम इनका विस्तार से वर्णन करते हैं, देखते हैं। सरल यादृच्छिक न्यायादर्श होता क्या है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या की इकाइयाँ क्रमांकित क्रम से कर ली जाती है। इस प्रकार प्रत्येक इकाई का एक क्रमांक होता है। इकाइयों को इस प्रकार लिखना रूपरेखा तैयार करना कहलाता है, जो कि इस प्रक्रिया में सबसे कठिन कार्य है। इस न्यायादर्श में इकाइयों को इस प्रकार चुना जा सकता है, जैसे कि चुना जाता है। प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना समान होती है। दूसरा में देखेंगे, एक इकाई को चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श देखते हैं। प्रायिकता जब समष्टि विजातीय होती है तब हम वर्गीकृत संभाव्य न्यायादर्श का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये इस बात को ध्यान में रख कर किया जाता है कि न्यायादर्श को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यायादर्श के मानक विचलन या इकाइयों की जनसंख्या को समवायी स्तरों में विभाजित कर लिया जाए। यदि किसी
विद्यालय में शहर और गांव के छात्रों का 40:60 का अनुपात है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायाधीश में भी यह अनुपात 40:60 का रहे। ठीक, तो आगे देखते हुए देखेंगे, यह स्तरीकृत प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक है, जैसे कि न्यायाधीश की इकाइयों के मान का प्रसार ठीक कम हो जाता है, जिससे मानक त्रुटि कम होती है, गलतियां कम होती हैं। यह इस विधि का सबसे बड़ा उपयोग है। तीसरा देखेंगे समूह न्यायाधीश को अच्छे से। अगर न्यायाधीश का क्षेत्रफल जो है बहुत अधिक होता है तो प्रशासनिक निगरानी एवं व्यय की दृष्टि में भी अधिक अनुपयोगी हो, तो समूह न्यायाधीश बहुत सहायक होता है। यहाँ जनसंख्या को परस्पर अन्यायी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण जो है, ग्रामीण में 10वीं कक्षा में ठीक छात्रों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं। हम सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन करके फिर उनमें से जिलों का, फिर ब्लॉक, फिर गांव के स्तर जाकर चयन, लेकिन जिन विद्यालयों का चयन करेंगे हो सकता है कि वहाँ हम पूरी कक्षा के न्यायाधीश के लिए ध्यान में रखें। इस प्रकार होता है। अप्रायिकता मतलब असंभाव्यता न्यायाधीश क्या होता है देखते हैं। असंभाव्यता न्यायाधीश इकाई चयन की प्रचलित जो है, इस विधि को शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है और न्यायाधीश को प्रतिनिधि एवं पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों का पूर्ण ज्ञान उपयोग करते हैं। असंभाव्यता और न्यायाधीश के प्रकार सौकर्य या सुविधा न्यायाधीश ठीक देखते हैं। शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग न्यायाधीश के चयन करता है जिससे जानकारी लेना सबसे सरल हो जाता है, इसलिए इसे सुविधा न्यायाधीश कहते हैं। देखते हैं इसके आगे। लेकिन यह विधि पक्षपात की दृष्टि से त्रुटि से रहित नहीं है। उद्देश्य मतलब उद्देश्य से परिचित न्यायाधीश कुछ शोध कार्य न्यायाधीश की प्रतिनिधित्वता नहीं चाहते, उन्हें अपने विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य न्यायाधीश चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला में है शोधकर्ता विशिष्ट समूह का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। बी में है शोधकर्ता का इकाइयों पर अच्छा नियंत्रण रहता है। सी में है न्यायाधीश समूहों की तुलना भली भांति कर सकते हैं। कोटा न्यायाधीश के अनुसार इस विधि में शोधकर्ता कई वर्गों में से एक निश्चित संख्या के प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है। उस प्रकार इसमें भी सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि जिस प्रतिदर्श का चयन किया जाता है उस तक पहुंचना सरल हो जाए। ठीक, आकस्मिक न्यायाधीश देखते हैं। यह भी सुविधा न्यायाधीश जैसे ही है, पर इसमें प्रतिवादी एक ही जगह से मिल जाते हैं। मान लो कि शोधकर्ता पर प्रदत्त आकार एक सर्वसाधारण व्यक्ति है जो कि तो वह किसी मॉल या पार्क के बाहर जो भी सब व्यक्ति मिले उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्नोबॉल या व्यापक न्यायाधीश देखते हैं। प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है, जैसे कि इसमें ये व्यक्ति प्रदत्त के लिए कुछ और व्यक्तियों का नाम सुझाएंगे जिससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, कंटिन्यू।
जब तक हमें वांछित प्रतिदर्श ना मिल जाए तब तक कंटिन्यू चलती रहती है। देख सकते हैं ये सोपान के कुछ प्रतिचयन हैं। ये इस प्रकार है। इसके जो इसमें 3 है, इसमें 2 है, गिव टू गिव, इसमें 3 1 नहीं है, 3 है, 2 है, 3 है एंड इसमें 4 है, 2 है, 2 है, इज इक्वल टू है, इस प्रकार इसको इस रूप से देखा जाता है। देख सकते हैं बहुसोपान रैंडम प्रतिचयन है। ये पुंज रैंडम प्रतिचयन है और स्तरीकृत रैंडम प्रतिचयन है, क्रमबद्ध रैंडम प्रतिचयन है, सरल रैंडम प्रतिचयन है। तो ये इस प्रकार है। देख सकते हैं प्रतिचयन विधियों की तुलना इस प्रकार है। अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं न्यायादर्श या नमूना अभिकल्प का निर्धारण कुछ इस प्रकार है। स्वयं न्यायादर्श, जिस न्यायादर्श का हम संरक्षण करना चाहते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक। दूसरा में है न्यायादर्श का आकार कैसा है। बड़े न्यायादर्श लघु न्यायादर्श की तुलना में अधिक विश्वसनीय परिणाम देते हैं। ठीक। उसका आकार बता रहे हैं। ये उसकी चयन, न्यायादर्श का चयन देखते हैं। ठीक। इसमें यह तय किया जाता है कि न्यायादर्श का चयन कैसे किया जाना चाहिए। न्यायादर्श जो है संभाव्यता या असंभाव्यता न्यायादर्श विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। ठीक। व्यवस्थित प्रतिचयन में न्यायादर्श अंतराल को मापने के लिए के अंतराल का उपयोग किया जाता है। के का सिक्स सैम्पल, जिसके अनुसार के इज इक्वल में है एन बड़ा एन, स्मॉल एन, कैपिटल एन, जहाँ एन समिश्र समग्र या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा एन न्यायादर्श या प्रतिदर्श आकार को दर्शाता है। यदि एन स्मॉल एन, कैपिटल एन एवं कैपिटल एन 1000 तथा 100 है तो के अंतराल 10 आएगा। ठीक। न्यायादर्श के निर्धारण में संदर्भ में निम्नलिखित 4 Ps की अवधारणा किया जा सकता है। पर्पस, पॉपुलरेशन, पब्लिकेशन, पब्लिशिंग, प्रशासन। इसके महत्व देखते हैं। प्रोसीड्यूर्स, इसका समय साधन देखते हैं। पर्पस, अध्ययन का सटीक उद्देश्य क्या है। ठीक। पॉपुलरेशन, प्रकृति, इसके समष्टि की प्रकृति क्या है। समय, संसाधन, बजट आदि। प्रकाशन के से इसके महत्व का पता चलता है। ठीक। 4 Ps इस प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर ब्लॉग में, हर यूट्यूब चैनल, हर वीडियो में मैंने डाला हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन तो देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। कथन पहला का अनुसंधान में समग्र का अभिप्राय है अध्ययन हेतु लिए गए विषय से संबंधित सुपरिभाषित। ठीक। समुच्चय और कारण देखते हैं। इसका कारण प्रतिदर्श एक उप समुच्चय है जिसे उसको निरूपित करने के लिए एक परिभाषित समग्र से लिया जाता है। उपयुक्त में से आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चयन है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए में है कथन ए और कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। बी में है कथन पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। सी में है कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। और डी में है कथन पहला सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर है दोनों सही है।
ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर नोट बना रहे होंगे। और अगर स्पेशली बोलती हूँ, अगर आप का टारगेट आपने सोच लिया है कि ये करना है, मतलब करना है, ठीक, उसको करके ही रहना है। डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू अपना प्रोसेस सिनॉप्सिस पूरा प्लान के साथ करो। तो आप इस चैनल को प्लीज़ अच्छे तरह से प्रोग्रेस, अपना कंटेंट अच्छे तरह से दें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं स्टेप 5 सोपान के अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। ठीक, ये नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद और आशा है कि आप सब मुझे स्पेशली मेरे इस कंटेंट को, इस जो चैनल है, इससे आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लग रहा है तो। और नहीं लग रहा है तो थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।